अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टॉक अबाउट फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइट्स जो होते हैं they will start phagocytosis when they are stimulated by some microbes or any other mediator. So ये phagocytosis start कर देते हैं which has 3 sequential steps. Number 1 is recognition and attachment. Number 2 is engulfment of that particle, and the final step is killing or degradation. सीक्वेंस से बात करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं पहले। अब हर जो सेल होता है उसने अपने रिसेप्टर के थ्रू पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज़ करना होता है। इसी तरह फैगोसाइट्स जो हैं उन्होंने भी अपने पार्टिकल्स के अपने रिसेप्टर्स के थ्रू रिकॉग्नाइज़ करना होता है। इनके अंदर इनके रिसेप्टर जैसे मैनोस रिसेप्टर हो गया या स्कैवेंजर रिसेप्टर्स होते हैं, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ करना है अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। जैसे कि जो माइक्रोब्स होती हैं उनकी सेल वॉल के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं दे हैव अ टर्मिनल मैनोज और फ्यूकोज, ठीक है, जिन्हें रिकॉग्नाइज़ करेंगे फैगोसाइट के रिसेप्टर्स मैनोज रिसेप्टर। यहाँ पे एक चीज़ माइंड में आती है कि फिर ये मेमेलियन सेल या होस्ट सेल्स के साथ बाइंड क्यों नहीं करता है? क्योंकि मेमेलियन सेल्स जैसे हम हैं और होस्ट सेल्स उनकी जो उनकी सेल वॉल की ग्लाइकोप्रोटीन के जो टर्मिनल प्रोडक्ट्स होते हैं दीज आर सियालिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, ठीक है। तो ये मैनोज रिसेप्टर जो हैं वो इनके साथ बाइंड नहीं कर सकते, वो इनके साथ ही बाइंड करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो फैगोसाइटोसिस है उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है ऑप्सोनाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स। जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स में भी डिस्कस किया था, C3 का जो ब्रेकिंग प्रोडक्ट C3b और इम्यूनोग्लोबिन फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबिन G, ये बैक्टीरिया माइक्रोब या किसी भी माइक्रोब के साथ जो बाइंड होते हैं वो ऑप्सोनाइज्ड हो जाता है। इस तरह से जो ये रिसेप्टर हैं दे हैव हाई एफिशिएंसी फॉर दैट ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोब। नेक्स्ट बात करते हैं इनगल्फमेंट की। उसमें ये होगा कि आफ्टर अटैचमेंट और बाइंडिंग साइटोप्लाज्म जो है वो स्यूडोपोड सा बना देगा और ये स्यूडोपोड जो है बाद में पिंच ऑफ होके एक वेसिकल बना देगा। इसे मैं बुक से दिखाती हूँ, लेट्स हैव अ लुक। ये देखें, ये अटैचमेंट के बाद जो है एक स्यूडोपोड सा बन गया, उसके बाद जो ये पिंच ऑफ होके ये वेसिकल जो है ये है, उसके बाद इसके ऊपर लाइजोसोम्स एक्ट करेंगे और फैगोलाइजोसोम ये बन जाएगा, फिर डिग्रेडेशन हो जाएगी, ठीक है। इनके ऊपर लाइजोसोमल एंजाइम्स एक्ट करेंगे और ROS और NOS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी और इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड स्पीशीज़ जो हैं ये एक्ट करके इसे किल करेंगी। लेकिन एक माइनस पॉइंट इसमें ये है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन कुछ ग्रैन्यूल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी चले जाते हैं दैट कैन डैमेज द नॉर्मल होस्ट सेल्स, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ माइंड में आता है कि ये अपने ही सेल मतलब ये फैगोसाइट के अंदर जब प्रेजेंट होती हैं स्पीशीज़ तो उन्हें क्यों नहीं नुकसान पहुँचाती? उसका आंसर देखें विच इज़ इन द फाइनल स्टेप ऑफ फैगोसाइटोसिस दैट इज़ किलिंग। इसमें डिस्कस करते हैं। अब किलिंग में मैंने आपको बताया है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी या NOS या फिर लाइजोसोमल एंजाइम्स ये इन्वॉल्व होते हैं डिग्रेडेशन में। फैगोसाइटिक ऑक्साइड एक
कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जिसे हम सिंपल वर्ड्स में NADPH ऑक्साइड कहते हैं। इसमें क्या करना होता है कि NADPH की ऑक्सीडेशन करवानी होती है, जिसके रिस्पॉन्स में ये भी होता है कि ऑक्सीजन रिड्यूस होके इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सुपर ऑक्साइड। अब ये जो सुपर ऑक्साइड है इसने कन्वर्ट हो जाना है बाद में बाय स्टिमुलस डिस्म्यूटेज प्रोसेस इनटू H2O2। ये जो फेगोसाइटिक ऑक्साइड है ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 7 प्रोटीन कंपोनेंट, ठीक है। अब ये जो है होता है ये सेल में, मतलब फेगोसाइटिक सेल में अलग-अलग कंपोनेंट्स इसके प्रेजेंट होते हैं। ये अलग-अलग प्रोटीन्स जो है ना, 7 प्रोटीन्स है ना, तो अलग-अलग कंपोनेंट्स की फॉर्म में ये साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये नॉर्मल जब जैसे कह लें इनएक्टिव न्यूट्रोफिल है उसके अंदर। अब जब कोई स्टिमुलस मिलता है फेगोसाइटोसिस का तो फिर ये होता है कि ये ट्रांसलोकेट करके दीज कंपोनेंट्स ट्रांसलोकेट्स इन मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसोमल मेम्ब्रेन, वहाँ फिर ये असेंबल होते हैं और उसके बाद ये जो है एक एक्टिव फेगोसाइटिक ऑक्साइड एंजाइम बना देती हैं। अब ये हम देख रहे थे कि ये H2O2 बन गया। H2O2 जो है ये इनएफिशिएंट है इन किलिंग, फिर ये कन्वर्ट होगा किसी प्रोडक्ट में, किसी ऐसे एजेंट में जो कि एफिशिएंट हो। न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनके पास उनके ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम माइलोपेरोक्सीडेज। ये माइलोपेरोक्सीडेज इन द प्रेजेंस ऑफ सम हैलाइड लाइक क्लोराइड कन्वर्ट कर देगा H2O2 को इनटू हाइपोक्लोराइड। ये जो है दिस इज़ अ पोटेंट किलर, ये एक जो है बैक्टीरियासिडल एजेंट है। सो कंक्लूजन निकला कि H2O2, MPO और हैलाइड सिस्टम दे आर द मोस्ट एफिशिएंट बैक्टीरियासिडल इन न्यूट्रोफिल्स। अब कुछ ऐसे इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं जिसमें MPO एब्सेंट होता है, ठीक है। तो सिर्फ एक यही मैकेनिज़्म नहीं है, एक और इसके अलावा मैकेनिज़्म होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियासिडल एजेंट। उसमें ये होता है कि दिस H2O विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइल एंजाइम। ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं इन्होंने क्या करना होता है कि ये सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक लिपिड्स और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया इज़ किल्ड। मॉडिफिकेशन ही हो गई उसकी, वो सारा चेंज हो गया, सारा कंपोनेंट से चेंज करके जो है बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रोब जो है डिग्रेड हो जाता है। ये ऑक्सीजन ड्राइव रेडिकल्स जो हैं ये फेगोसाइटोसिस के बाद एक्स्ट्रा सेलुलरली भी रिलीज़ हो सकती हैं, तो इसके लिए प्रेजेंट होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स इन ब्लड सीरम और इन टिश्यू फ्लूइड लाइक एंजाइम्स सुपर ऑक्सीडेज डिस्म्यूटेज एंजाइम और कैटालेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। Glutathione peroxidase और catalase both have same action, that is they detoxify H2O2, ठीक है। अब ये जो इन सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन और इन एक्टिवेशन इसका जो बैलेंस होता है that is very very important।
Inflammatory reactions depends upon this balance of production and inactivation of reactive oxygen species. जैसे अब इनएक्टिवेशन नहीं हो रही तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, ये सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर सकती है इफ़ दे गेट इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाती, जैसे एक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है जिसका नाम है क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़। क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़, इसमें क्या होता है कि जेनेटिक डिफेक्ट फॉर द जनरेशन ऑफ ROS, ठीक है।